का अंधेरा। इराक का एक गांव एरडार, 13 दिसंबर 2003। जमीन के नीचे एक 8 फुट का गड्ढा, एक स्पाइडर होल और उसके अंदर एक आदमी छुपा है। ऊपर 600 अमेरिकन सोल्जर्स पूरे इलाके को घेर चुके हैं। एक सोल्जर को जमीन पर एक रस्सी दिखती है, वो उसे खींचता है और गड्ढे का रास्ता खुल जाता है। सोल्जर ग्रेनेड निकाल के अंदर फेंकने ही वाला होता है, तभी गड्ढे के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं। एक थकी हुई, हारी हुई आवाज आती है, माई नेम इज सद्दाम हुसैन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड आई वॉन्ट टू नेगोशिएट। एक कमांड सेंटर में मैसेज फ्लैश होता है और वॉशिंगटन डीसी में एक ही लाइन गूंजती है, लेडीज एंड जेंटलमैन वी गोट हिम। लेकिन सवाल ये है, एक आदमी जो 24 साल तक इराक का सुल्तान रहा, जो सोने के महलों में रहता था, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग मार दिए जाते थे, वो एक 8 फुट के गड्ढे में क्या कर रहा था? ये कहानी उस सद्दाम की नहीं है जिसे दुनिया ने गड्ढे में देखा। ये कहानी उस सद्दाम की है जिसने इस गड्ढे तक का सफर तय किया। ये कहानी है एक डिक्टेटर की बनने की। कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1937 इराक के टिकरिट के पास एक गांव अल अज़ा में। सद्दाम के पैदा होने से पहले ही उसके पिता हुसैन की मौत हो गई। कुछ दिन पहले उसकी मां सुबातुल्फा का एक और बेटा मर चुका था। वो डिप्रेशन में थी। वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने सोचा इस नए बच्चे को जन्म देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक पड़ोसी जैविस परिवार ने आखिर वक्त पर आकर उसे समझाया और बच्चे की जान बच गई। पैदा होता है एक लड़का जिसका नाम रखा गया सद्दाम हुसैन। सद्दाम के जन्म के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली एक इब्राहिम हसन नाम के आदमी से, और यहाँ से सद्दाम की जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होता है। उसका सौतेला बाप उसे बुरी तरह मारता था, खाना नहीं देता था, उसे पढ़ने की जगह चोरी करने भेजता था। ये सद्दाम की लाइफ का सबसे टफ टाइम था। 10 साल की उम्र में 1947 सद्दाम अपने घर से भाग गया। वो बगदाद पहुंचा अपने मामा खैर अल्लाह तल्फा के पास, और ये आदमी सद्दाम का हीरो बन गया। खैर अल्लाह एक हार्डकोर अरब नेशनलिस्ट था। उसे ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से सख्त नफरत थी। उसी ने 10 साल के सद्दाम के दिमाग में जहर भरा कि पावर ही सब कुछ है और कमजोरी मौत है। सद्दाम ने अपने मामा की तरह आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसके मामा ने उसका एडमिशन बगदाद यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में करा दिया, लेकिन वहाँ उसने कानून नहीं गुंडागर्दी सीखी। वो एक स्टूडेंट लीडर बना जिसके पास किताबों से ज्यादा बंदूकें थी, और यहीं उसकी नजर पड़ी एक नई पॉलिटिकल पार्टी पर, एक ऐसी पार्टी जो पूरे मिडिल ईस्ट बदलने वाली थी। ये थी बाथ सोशलिस्ट पार्टी। उनका मकसद था पूरे अरब देश एक हो जाए और वेस्टर्न पावर को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाला जाए। सद्दाम को ये आइडियोलॉजी इतनी पसंद आई कि उसने कॉलेज छोड़कर इस पार्टी के लिए काम करना चालू कर दिया। 1958 इराक में मिलिट्री कुप हुआ और मोनार्की खत्म हो गई। जनरल अब्दुल करीम कासिम नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। शुरू में बाथ पार्टी ने कासिम का फुल सपोर्ट किया, लेकिन कासिम ने सोवियत यूनियन से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी। ये बाथ पार्टी और अमेरिका दोनों को ही पसंद नहीं आई। और यहाँ होता है पहला ट्विस्ट। अमेरिका की CIA ने बाथ पार्टी से हाथ मिला लिया। प्लान था PM कासिम को खत्म करना। 7 अक्टूबर 1959 बगदाद की अल रशीद स्ट्रीट PM कासिम का काफिला गुजर रहा होता है। 22 साल का सद्दाम और उसके साथी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। कासिम का ड्राइवर मारा जाता है, लेकिन कासिम को गोली तो लगती है पर वो बच जाता है। इस फायरिंग के दौरान सद्दाम के पैर में भी गोली लग जाती है। जो प्लान उन्होंने बनाया था वो पूरे तरीके से फेल हो चुका था। रातों रात 22 साल का सद्दाम मोस्ट वांटेड मैन बन गया। वो चुपके से सीरिया भागा और फिर CIA की मदद से इजिप्ट पहुंच गया, वहीं जहां बाथ पार्टी का नया सेंटर बन रहा था। सद्दाम इजिप्ट में बैठा था, लेकिन उसकी नजर इराक पर ही थी। फरवरी 1963 बाथ पार्टी ने CIA की सपोर्ट से कासिम का तख्ता पलट कर दिया। सद्दाम को वापस बुलाया गया और आते ही उसे पार्टी के सीक्रेट इंटेलिजेंस विंग जिहाज हानी का हेड बना दिया गया। सद्दाम का काम था गद्दारों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना, लेकिन पावर का ये खेल अभी शुरू हुआ था। अगले 10 साल इराक ने सिर्फ तख्ता पलट देखे। बाथ पार्टी को पावर से निकाल दिया गया, सद्दाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन 1966 में वो जेल से भी भाग गया। 17 जुलाई 1968
सद्दाम ने अपने लीडर अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर फाइनल कुप किया। इस बार बाथ पार्टी हमेशा के लिए पावर में आ गई। अल बकर प्रेसिडेंट बने और 31 साल का सद्दाम हुसैन इराक का वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन सब जानते थे असली पावर किसके हाथ में है। सद्दाम ने इराक की सारी सीक्रेट पुलिस एजेंसीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने 1972 में इराक का पूरा तेल नेशनलाइज कर दिया और अमेरिका, ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनीज को देश से निकाल दिया। अब इराक में सद्दाम हुसैन एक हीरो की तरह छा गया था। लेकिन सद्दाम को नंबर 2 पे रहना मंजूर नहीं था, इसलिए 16 जुलाई 1979 उसने अपने प्रेसिडेंट और कजन अल बकर को पीसफुली रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया और अब सद्दाम हुसैन इराक का नया प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के 6 दिन बाद उसने वो किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सद्दाम ने बाथ पार्टी के 400 टॉप लीडर की एक मीटिंग बुलाई। भरे हॉल के सामने उसने अल बकर के सेक्रेटरी को स्टेज पर बुलाया। टॉर्चर से टूटा हुआ वो आदमी कन्फेस करता है कि वो गद्दार है। कन्फेशन पूरा होते ही उसे बाहर ले जाकर मार दिया जाता है। फिर सद्दाम सिगार पीते हुए एक लिस्ट निकालता है। वो एक एक करके नाम पढ़ना शुरू करता है। गद्दार नंबर 1, गद्दार नंबर 2। ये 68 टॉप लीडर्स के नाम थे जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। जिसका नाम पुकारा जाता, मिलिट्री पुलिस उसे हॉल से घसीट कर बाहर ले जाती। हॉल में बाकी लोग डर के मारे सद्दाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये पूरा इवेंट इराक के एक नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। 68 में से 22 लोगों को पब्लिक में एग्जीक्यूट कर दिया गया। सद्दाम ने पूरे देश को एक मैसेज दिया था, मेरे खिलाफ सोचने की सजा भी मौत है। उसने शिया मुसलमानों के मातम और ताजिया को बैन कर दिया। उसने 8 साल तक ईरान से जंग लड़ी और अब वो इराक का अनडिस्प्यूटेड मालिक बन चुका था। लेकिन हर बादशाह का वक्त बदलता है। 1990 में उसने कुवैत पर हमला किया और फिर आया 9/11। अमेरिका ने डिसाइड किया कि इस आदमी को जाना होगा। मार्च 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। ये जंग सिर्फ 3 हफ्ते चली। बगदाद तबाह हो गया। 9 अप्रैल 2003 अमेरिका फोर्सेस ने बगदाद के फिरदौस स्क्वायर से सद्दाम की विशाल मूर्ति को गिरा दिया। ये सिंबल था सद्दाम के राज का खत्म होने का। लेकिन सद्दाम कहाँ था? अमेरिका ने ऑपरेशन रेड डॉन शुरू किया। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने मोस्ट वांटेड इराकीज की एक लिस्ट बनाई जिसमें सद्दाम हुसैन का नाम टॉप पे था। अमेरिका ने सद्दाम पर $25 मिलियन का इनाम रखा। फिर एक टिप आई कि मोसूल में एक घर में सद्दाम के दोनों बेटे उदय और कुशैर छुपे हुए हैं। यूएस ट्रूप्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। 6 घंटे तक लगातार फायरिंग चली, लेकिन आखिर में अमेरिका ने उस घर पर मिसाइल से हमला कर दिया। उदय और कुशैर दोनों मर गए। कुछ दिन बाद एक ऑडियो टेप जारी हुआ। इसमें सद्दाम अपने बेटों का मौत का मातम बना रहा था। ये सबूत था कि सद्दाम जिंदा था, लेकिन वो कहाँ था वो किसी को नहीं पता था। अमेरिका ने सद्दाम के पुराने रिजाइम के सारे टॉप ऑफिसर्स पकड़ लिए, लेकिन हैरानी की बात थी किसी को नहीं पता कि सद्दाम कहाँ है। सर्च ऑपरेशन थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन तभी एक आदमी ने पूरी गेम बदल दी। ये था स्टाफ सर्जेंट एरिक मैडोक्स। मैडोक्स का प्लान सिंपल था। उसने कहा, सद्दाम के मिनिस्टर्स और जनरल्स को छोड़ो, उन लोगों को ढूंढो जिनकी पावर सद्दाम को बचाने में है। उसके बॉडीगार्ड्स, उसका हमाया। मैडोक्स ने अपना पूरा फोकस सद्दाम के होम टाउन टिक्रिट पर लगा दिया। उन्होंने इंटोग्रेशन पर इंटोग्रेशन करनी चालू कर दी और हर इंटरोगेशन में एक ही नाम बार बार आ रहा था, मोहम्मद इब्राहिम ओमर अल-मुशीद। ये कोई मिनिस्टर नहीं था, ये सद्दाम का सबसे विश्वासी इनर सर्कल बॉडीगार्ड था। और मैडोक्स को जल्द ही रियलाइज हुआ कि ये आदमी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ पूरा रेजिस्टेंस चला रहा था, फंड्स कोऑर्डिनेट कर रहा था, अटैक्स प्लान कर रहा था। मैडोक्स समझ गया जिसे सद्दाम की खबर है वो ये आदमी है। इब्राहिम को पकड़ो, सद्दाम मिल जाएगा। लेकिन इब्राहिम को पकड़ना सद्दाम को पकड़ने जितना मुश्किल था। मैडोक्स ने एक जाल बिछाना शुरू किया। उसने इब्राहिम के परिवार, उसके दोस्तों, सबको उठाना शुरू कर दिया। और तब एक इंटरोगेशन से एक अजीब सा क्लू मिला। मैडोक्स ने इब्राहिम के भतीजे को पकड़ा। उससे इब्राहिम के ड्राइवर बासिम लतीफ का नाम मिला। फिर उन्होंने इब्राहिम के बेटे मुसलिद को इंटरोगेट किया। मुसलिद ने कहा, मुझे रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस अपने पिता के साथ फिशिंग करने जाता था। समारा में हमारा एक पोंड है,
हम वहाँ नहीं जाते, पर वो अब भी वहाँ फिश पकड़ते हैं। ये एक बेकार सी इंफॉर्मेशन लग सकती थी, लेकिन मैडॉक्स को एक बात याद आई। कुछ महीने पहले उसने सद्दाम के एक पुराने हाउसकीपर से पूछताछ की थी। उसने बताया था कि सद्दाम को मशगूफ फिश खाना बहुत पसंद है। मैडॉक्स के लिए ये यूरेका मूवमेंट था। यूएस फोर्सेस ने उस फार्म पर रेड करने की तैयारी की और जब रेड करने पहुंचे तो वहाँ इब्राहिम नहीं मिला, लेकिन वहाँ 2 मछुआरे मिले। उनसे पूछताछ की तो पता चला उनमें से एक रेजिस्टेंस के एक लेफ्टिनेंट का कजन था और उसने बताया हमारा एक अंकल है जिसका घर बगदाद में है। ये एक बहुत ही कमजोर लड़ी थी, लेकिन इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने बगदाद के उस अपार्टमेंट पे रेड करने का फैसला किया। 12 दिसंबर 2003 सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और उनके सामने वो आदमी खड़ा था जिसे वो 5 महीने से ढूंढ रहे थे, मोहम्मद इब्राहिम। अमेरिका का जैकपॉट लग चुका था। मैडॉक्स ने इब्राहिम से इंटरोगेशन शुरू की। उसने प्रोटेक्शन का वादा किया और तब इब्राहिम ने बोलना शुरू किया और बताया सद्दाम कहाँ है। अगले ही दिन 13 दिसंबर 2003 यूएस फोर्सेस मोहम्मद इब्राहिम को अब एक कैदी बनाकर अडडार गांव ले गई। इब्राहिम ने 2 फार्म्स की तरफ इशारा किया। सोल्जर्स ने दोनों घर छान मारे, लेकिन सद्दाम वहां नहीं था। सोल्जर्स को लगा ये भी एक डेड एंड है। वो गिव अप करने ही वाले थे कि तभी मोहम्मद इब्राहिम ने कुछ अजीब किया। वो एक झोपड़ी के पास गया और जमीन पर एक रस्सी को अपने पैर से खुरदने लगा। वो डायरेक्टली बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इशारा दे दिया। सोल्जर्स ने रस्सी खींची, स्टायरोफोम हटाया और गड्ढा खुल गया। गड्ढे के अंदर से सद्दाम हुसैन की आवाज आती है और जैसे ही सद्दाम बाहर निकलता है उसे अमेरिका के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ सद्दाम को नहीं, उसके मित्र को भी पकड़ा था। अगले दिन पूरी दुनिया को उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की वीडियो दिखाई गई। एक डॉक्टर सद्दाम के दांत चेक कर रहा था, उसके बालों में जुए ढूंढ रहा था। ये प्रोपागेंडा था उस लार्जर देन लाइफ के इमेज को तोड़ने का जिसे सद्दाम ने पूरी जिंदगी बनाया था। अमेरिका दुनिया को दिखा रहा था कि देखो तुम्हारा सुल्तान गड्ढे में छुपा था। सद्दाम पर ट्रायल चालू होता है। उसे 148 शिया मुसलमानों के कत्ल का दोषी पाया गया, जो कि उसने जब मारे थे जब इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था। 30 दिसंबर 2006 ईद का दिन उसे फांसी के तख्ते तक लाया गया। आखिरी पलों में लोग उस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन सद्दाम डर नहीं रहा था। वो उन पर वापस चिल्ला रहा था, इराक मेरे बिना कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर काला कपड़ा डालने की कोशिश की गई, पर उसने मना कर दिया और फिर लीवर खींचा गया। इराक का डिक्टेटर खत्म हो चुका था। सद्दाम हुसैन की कहानी एक वार्निंग है, एक कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे कमजोरी से इतनी नफरत थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत को हासिल करने में लगा दिया। वो एक गड्ढे से निकला था जहाँ उसे चोरी करना सिखाया गया था और आखिर में वो एक गड्ढे में ही पाया गया। पावर का नशा एक दिन उतरता जरूर है और जब वो उतरता है तो बादशाह और गुलाम में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मैं भौमिक देशवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।